गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हम स्कंदन, हार्डी-सुलजे का नियम और पारस्परिक स्कंदन के बारे में पढ़ चुके थे। अब सिर्फ 2 हेडिंग है हमारी, उसको पढ़ने के बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और दोनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। तो हमको अब पढ़ना है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स, मतलब कोलाइडों का रक्षण क्या होता है, कोलाइड को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, मतलब कब कोलाइडी विलयन स्कंदित नहीं होंगे, कोलाइडी विलयन का स्कंदन कैसे रोका जाए, इसी प्रक्रिया को कोलाइडों का रक्षण कहते हैं। तो हम जानते हैं कि ये हेडिंग हो जाएगी आपकी कोलाइडों का रक्षण। हम जानते हैं कि किसी द्रव विरोधी साल में थोड़ी मात्रा में वैद्युत अपघट्य मिलाने पर उसका स्कंदन हो जाता है, जबकि द्रव स्नेही कोलाइड का स्कंदन नहीं होता है। द्रव स्नेही कोलाइड में कोलाइडी कण और मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के कण आपस में जुड़े रहते हैं, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड में दोनों अलग अलग रहते हैं। आसानी से स्कंदन किसका हो जाएगा? द्रव विरोधी कोलाइड का। किसी द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का विद्युत अपघट्य विलयन मिलाने से स्कंदन प्रभाव कम हो जाता है। मान लीजिए कोई द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है, उसमें हम द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन मिला दें, तो जिसकी वजह से अगर द्रव विरोधी रहता तो वैद्युत अपघट्य मिलाने पर उसका स्कंदन तुरंत हो जाता, लेकिन हमने क्या मिला दिया? द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड में ऐड कर दिया। तो उस द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति की वजह से उस द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन क्या हो जाएगा? या तो नहीं होगा या कम हो जाएगा। वही लिखा है, किसी द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का विद्युत अपघट्य विलयन मिलाने से स्कंदन प्रभाव कम हो जाता है या स्कंदन नहीं होता है, ये बताएं अभी। तो क्या हो गया? द्रव विरोधी कोलाइड के स्कंदन रोकने में प्रयुक्त द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहते हैं तथा यह प्रक्रिया रक्षण कहलाती है। कहने का मतलब रक्षी कोलाइड कौन होगा? द्रव विरोधी या द्रव स्नेही? तो द्रव स्नेही कोलाइड ही रक्षी कोलाइड का काम करते हैं। तो जो स्कंदन को क्या करते? द्रव विरोधी साल के स्कंदन को या तो रोक देते हैं या कम कर देते हैं। इसी कोलाइडी विलयन को हम रक्षी कोलाइड कहते हैं और प्रक्रिया क्या कहलाती है? रक्षण या प्रोटेक्शन। सभी द्रव स्नेही कोलाइड तथा पृष्ठ सक्रिय यौगिक रक्षी कोलाइड की तरह कार्य करते हैं। अभी स्कंदन के बेस पर एक साइंटिस्ट थे जिग्मॉन्डी, जिग्मॉन्डी ने एक नया नंबर दिया था जिसको हम स्वर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं या गोल्ड नंबर किसे कहते हैं या स्वर्णांक किसे कहते हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डिफिनीशन है, एक बार तो हमको लग रहा है 10 बार लिखोगे तब कहीं जाके याद होगा। तो हम जानते हैं कि रक्षी कोलाइड का काम कौन करता है? द्रव स्नेही कोलाइड। ऐसा तो नहीं है कि सारे द्रव स्नेही कोलाइड की रक्षण शक्ति सेम होगी, बल्कि सबकी रक्षण शक्ति अलग अलग होती है। तो इसी रक्षण शक्ति का पता करने के लिए एक नया नंबर दिया गया जिसे हम गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या कहते हैं। तो काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड डिफिनीशन भी है, आपको 1-2 बार लिख के कम से कम ध्यान के साथ पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा, और मैक्सिमम बार पूछा गया है तो थोड़ा अच्छे से आप पढ़ लेंगे। देखते हैं स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक। द्रव स्नेही कोलाइड की रक्षण शक्ति भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न द्रव स्नेही कोलाइड की रक्षण शक्ति ज्ञात करने के लिए सन 1901 ईस्वी में वैज्ञानिक जिग्मॉन्डी ने एक विशिष्ट संख्या निर्धारित की जिसे हम स्वर्ण संख्या कहते हैं। इसकी डिफिनीशन ध्यान के साथ देखेंगे और कम से कम अच्छे से पढ़ भी लेंगे, याद कर लेंगे। किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 मिली गोल्ड के कोलाइडी विलयन में मिलाने पर इसका 10% सांद्रता वाले सोडियम क्लोराइड के 1 मिली विलयन द्वारा स्कंदन को रोकती है, उस रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक कहलाती है। एक बार और देख लेते हैं। किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, रक्षी कोलाइड की मात्रा मिलीग्राम में, जो 10 ml गोल्ड के
10 ml गोल्ड के कोलाइडी विलयन में मिलाने पर इसका 10% सांद्रता वाले सोडियम क्लोराइड के 1 ml विलयन द्वारा स्कंदन को रोकती है, उस रच्ची कोलाइड की स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक कहलाती है। आप 3 स्टेप में इसको बांट करके अच्छे से पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। पूछता है इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कोशिश करेंगे 1-2 बार लिख के तो याद हो जाएगा। किसी द्रव्य स्नेही साल की स्वर्ण संख्या अधिक होने पर उसकी स्कंदन शक्ति कम हो जाती है, याद रखिएगा। जितनी ज़्यादा स्वर्ण संख्या होगी स्कंदन शक्ति उतनी कम होगी, एकदम याद रखेंगे। कुछ रच्ची कोलाइड हैं और उनकी स्वर्ण संख्याएं दी हुई हैं, तो इस पेज पे आप बता भी सकते हैं देख करके कि कौन अच्छा रच्ची कोलाइड है, मतलब कौन किसका स्कंदन शक्ति सबसे अधिक होगा, किसका कम होगा। तो रच्ची कोलाइड स्वर्ण संख्या जिलेटिन 0.5 से 0.01 देख सकते हो आप। कैसीन 0.01 से 0.02, अंडे एल्बुमिन होता है 0.08 से 0.10, गम अरबिक गोंद होता है 0.15 से 0.25, स्टार्च का सबसे अधिक होता है 25 से 40। सबसे अच्छा रच्ची कोलाइड कौन होगा? द्रव्य स्नेही साल की स्वर्ण संख्या अधिक होने पर उसकी स्कंदन शक्ति कम हो जाती है। स्कंदन शक्ति का मतलब होता है अवक्षेपण का। तो सबसे अच्छा रच्ची कोलाइड कौन? जिलेटिन, जिसकी स्वर्ण संख्या क्या है? सबसे कम है। थोड़ी मात्रा में मिला दोगे स्कंदन रुक जाएगा, ठीक है। तो ये आप गोल्ड नंबर और इसका यह स्कंदन शक्ति डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित यौगिकों की स्वर्ण संख्याएं दी गई हैं, उनको स्कंदन शक्ति के बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखिए। आप बस ध्यान रखेंगे गोल्ड नंबर ज़्यादा होगा तो स्कंदन शक्ति कम होगी। क्लियर। अब हम अगली हेडिंग पढ़ना है कोलाइडों के अनुप्रयोग। तो इस टॉपिक को आप एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से देख करके। बुक में दिया हुआ है कोलाइडों का अनुप्रयोग, हमने तो लिखा है बहुत ही शार्ट करके, लेकिन आप उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। तो इसमें सबसे पहला अनुप्रयोग क्या है? जल का फिटकरी द्वारा शोधन। जल को सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, उसमें फिटकरी मिला देते हैं, जिससे क्या होता है ना, जो बहुत से मतलब कि अगर कोई मान लीजिए पानी है, तो पानी को आपको साफ़ करना है तो क्या करते हो, अगर उसको रख दिया जाए तो धीरे धीरे कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, कुछ देर के बाद नीचे जा कर के बैठ जाती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं जो नीचे नहीं बैठती हैं। तो उसके लिए हम उसमें फिटकरी मिलाते हैं, तो वो अशुद्धियों के कण फिटकरी पर चिपक जाते हैं और वो भारी होता है तो फिर से नीचे जा कर के बैठ जाते हैं। ये प्रक्रिया कोलाइडी विलयन के कारण ही संपन्न होती है। तो लिख देंगे फिटकरी से एल्युमिनियम प्लस आयन प्राप्त होते हैं। फार्मूला भी पता ही होगा, K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O। उससे आपको एल्युमिनियम आयन मिलेगा। स्कंदन शक्ति के लिए हार्डी सोल्जर ने क्या बताया था कि जितना ज़्यादा मतलब कि प्लस चार्ज होगा उतना ही अच्छे से उसका स्कंदन होगा। एक पोटेशियम आयन है और एक एल्युमिनियम आयन है, तो एल्युमिनियम में ज़्यादा चार्ज होता है, स्कंदन शक्ति किसकी अधिक होगी? एल्युमिनियम की। इसलिए एल्युमिनियम आयन प्राप्त होते हैं जो जल में मिले और आवेशित गंदगी के कणों को स्कंदित कर देते हैं। अगला है रबर एवं टैनिंग उद्योग। तो रबर की फैक्ट्री में, और टैनिंग का मतलब होता है चमड़े की सफाई, चमड़ा से जो भी सामान बनता है उसमें चमड़े की सफाई होती है। बहुत से औद्योगिक प्रक्रम जैसे रबर प्लेटिंग, क्रोम टैनिंग का मतलब चमड़े को रंग देना, रंजन, स्नेहन आदि कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। तो रबर प्लेटिंग में विद्युत कण संचलन द्वारा विभिन्न औजारों के हैंडल या तारों पर रबर लेटेक्स के ऋणावेशित कणों को अधिशोषित कराते हैं। यह उपकरण जिस पर रबर जमा होता है एनोड कहलाता है। हम देखो होंगे जो हैंडल होता है ना गाड़ी का ही, तो आप उसको निकालोगे ना धीरे छोटा छोटा पार्ट टूट के निकलता है। मतलब उसको क्या होता है कि प्लास्टिक के कणों को या रबर के कणों को उस पर क्या किया, धीरे धीरे मतलब 1 बाय 1 करके अधिशोषित कराया गया होता है, न कि जमाया गया होता है। तो अधिशोषित का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़ के बनाया गया होता है। इसीलिए आप जब तोड़ेंगे ना उसको तो खुरदुरा होकर के बाहर वैसे वो टूटता है और छूटता है। अगला है खाल और चमड़ा दोनों में धनावेशित कणों और टैनिंग में ऋणावेशित कणों का पारस्परिक स्कंदन हो जाता है। आपस में मिला दें दोनों को। टैनिकारक पदार्थों में क्रोमियम लवण खाल के विभिन्न पदार्थों को स्कंदित कर देता है, जिसे क्रोम टैनिन कहते हैं। अगला है कृत्रिम वर्षा। विद्युतकृत रेत या सिल्वर आयोडाइड को हवाई जहाज द्वारा कोहरे पर डाला जाता है, इससे इसका स्कंदन हो जाता है। कोहरे का स्कंदन हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड पर और कृत्रिम वर्षा पाया जाता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा में कौन सा लवण उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड याद कर लेंगे।
धुएं का अवक्षेपण होता है, धुआं निकलता है जो चिमनी से, तो उसका अवक्षेपण करा देंगे तो वायुमंडल में ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलेगा। धुआं वायु में ऋणावेशित कार्बन कणों के परिक्षेपण से बनता है। इस कणों को धनावेशित धातु गोला युक्त कक्ष में गुजारा जाता है, जिससे धुएं के कणों का अवक्षेपण हो जाता है। डेल्टा का निर्माण पढ़ गए होंगे। नदी के जल में ऋणावेशित रेत कण होते हैं। जब नदी समुद्र में गिरती है तब ये रेत के कण समुद्री जल में उपस्थित आयनों सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम द्वारा स्कंदित हो जाते हैं और उनके निक्षेप से डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा का निर्माण, ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन यहाँ से आपको अनुप्रयोग में पूछा जाता है। एक धुआं अवक्षेपण में कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है, कह रहे हैं कोलाइडी, क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी से आप पढ़ लेंगे तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और दूसरा ये पूछा जाता है डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। ये मतलब ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पूछा जाता है तो आप इसको पढ़ के इतना ही जितना लिखवाएं इतना ही लिख देंगे तो काम चल जाएगा। रक्त में ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। जब रक्तस्राव होता है तो फेरिक क्लोराइड का उपयोग कटे हुए भाग में करते हैं। इससे Fe+3 आयन रक्त को अस्कंदित कर देता है। खून को जमाने के लिए फेरिक क्लोराइड का यूज किया जाता है। अब जनरल आप फिटकरी का भी उपयोग कर सकते हो, इसलिए कि उसमें भी एल्युमिनियम के प्लस आयन होते हैं। ठीक है, अगला है कोलाइडी दवाइयाँ। आर्जिरोल, प्रोटोर्जिरोल आदि सिल्वर के कोलाइडी विलयन है। इनका उपयोग आँखों के सुरमा बनाने में किया जाता है। कोलाइडी सल्फर का उपयोग कीटनाशी की तरह, कोलाइडी गोल्ड, कैल्शियम, आयरन का उपयोग टॉनिक की तरह होता है। मतलब मैक्सिमम दवाइयाँ होती हैं जो लिक्विड स्टेट में वो कोलाइडल फार्म में ही उपयोग की जाती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट या पतली कांच की प्लेट होती है। सिल्वर ब्रोमाइड का अति सूक्ष्म निलंबन और जिलेटिन को प्लेट पर लेपित करने से ये प्राप्त होता है। फोटोग्राफिक प्लेट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कांच की परत पर हम सिल्वर ब्रोमाइड का लेप लगा देते हैं और जिलेटिन का भी प्लेट लेप उसको उस पर दोनों को मिला करके लगा दिया जाता है, तो ये फोटोग्राफिक प्लेट का निर्माण होता है। 3 और टॉपिक पूछे जाते हैं। एल्कोसाल किसे कहते हैं, नाम से ही एल्कोहल, मतलब अगर कोई भी ऐसा कोलाइड विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल होता है उसी को एल्कोसाल कहते हैं। वह कोलाइड जिसमें परिक्षेपण माध्यम के रूप में एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है एल्कोसाल कहलाता है। एथिल एल्कोहल में सेलुलोज नाइट्रेट का कोलाइड विलयन पढ़े थे, कोलोडियन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में ये नाम आया हुआ था। अगला एरोसाल, वो कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम क्या हो, वायु या गैस हो, क्या कहलाएगा, एरोसाल, जैसे कोहरा। और एक और लास्ट टॉपिक है हाइड्रोसाल। तो हाइड्रोसाल का मतलब नाम ही, हाइड्रोसाल का मतलब हाइड्रोजन नहीं बल्कि वाटर से है। वह कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम जल हो, हाइड्रोसाल कहलाता है। उदाहरण स्टार्च और साल। तो उम्मीद करते हैं कि मतलब चैप्टर को आप अच्छे से नोट्स बना करके कंप्लीट कर लिए होंगे और ये चैप्टर आपके लिए समाप्त भी हो गया। और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन अगर आप आंसर पेपर रखे होंगे तो जो मतलब कि सिलेबस से संबंधित इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लें और तैयारी कर लें। 5 नंबर का चैप्टर है तो हो सकता है कि पाँचों आपका मिल जाए। थियोरेटिकल है, लिखना ही पड़ता है, तो समझ लेंगे फिर लिख लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो नया चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा वो डी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक पढ़ाए जाएंगे। डी में डी ब्लॉक पढ़ना है और एफ में सिर्फ लैंथेनाइड्स पढ़ने हैं। ठीक है, इतना ही है टॉपिक उसमें, वो भी डिप्रेशन नहीं है, जनरल प्रॉपर्टी ही पढ़नी है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है और ट्रेंड पढ़ना है, मतलब कि आयनन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड होता है, परमाणु त्रिज्या का क्या ट्रेंड होता है, कलर क्यों देते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो इसके बाद हम डी ब्लॉक एलिमेंट, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाएंगे, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। पी ब्लॉक के कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, अगर स्कूल खुलेगा तो ठीक है, नहीं तो उसको लास्ट में कवर किया जाएगा। तो पहले डी ब्लॉक को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।